बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद व सलाम के साथ। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने से पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। अगर हमारे पास एक एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और एक इसका आउटर मोस्ट शेल होता है। न्यूक्लियस के अराउंड और भी शेल मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है एटम का उसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम निकलवाना चाहते हैं, इसको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से रिमूव करवाना चाहते हैं, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देकर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकलवा सकते हैं। एनर्जी दिए बगैर ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवाया जा सकता। अब ये जो एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए दे रहे हैं, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड। अब ये जो आपको एटम नज़र आ रहा है ये आइसोलेटेड है, सेपरेट है। ये किसी और एटम के साथ, किस सराउंडिंग में किसी भी एटम के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं है, ये आइसोलेटेड है, अलग है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। अब गैशियस एटम इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो सेपरेट सेपरेट आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं और वो किसी सराउंडिंग एटम्स के इन्फ्लुएंस में नहीं होते। जैसे कि अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अगर हम सपोज़ यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाह रहे हैं तो ये दूसरे एटम्स भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए हो सकते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ सकती है इस इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए। डिफ़िकल्ट होगा, हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन को हम इस फॉर्म में निकलवा ही ना सकें। तो एटम को होना चाहिए आइसोलेटेड। और गैशियस एटम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि गैसेस के एटम जो हैं वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या अट्रैक्शन से खाली होते हैं, यानी उनको किसी और ने अट्रैक्ट नहीं किया हुआ होता। तो कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद अब आप ये डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो आयन में चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है उसके बाद बनने वाला आयन कैटायन होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और क्योंकि अब हमें ये एनर्जी देना पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा एनर्जी के साथ। और मैग्नीशियम की एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। मैग्नीशियम का एक एटम है, न्यूट्रल एटम है। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, ई नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, यानी 1 पॉजिटिव Mg1 पॉजिटिव। और जो एनर्जी हमें यहाँ पर देनी पड़ी है वो 738 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी है। दिस एनर्जी इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जीज़। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होती रहती है? तो 4 तरह के फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 इज़ एटॉमिक रेडियस, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन नंबर, थर्ड शील्डिंग इफेक्ट और फोर्थ नेचर ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर भी देख लेते हैं। लेफ़्ट से राइट की तरफ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है और टॉप से बॉटम की तरफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है। अब किसी दो एटम्स को कंपेयर कर लेते हैं, एक जिसका साइज़ स्मॉल है और एक जिसका साइज़ लार्ज है। स्मॉल साइज़ वाला एटम और उसका न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस है और ये उसका एटम और ये इसका आउटर मोस्ट शेल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा हम ले लेते हैं लार्ज, आउटर मोस्ट शेल है उसका, ये इसका साइज़ ज़्यादा है और इधर इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इन दोनों को अगर देखें तो किस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना इजी होगा?
इस वाले एटम में लार्ज साइज़ वाला जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना इजी है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस और आखिरी शेल जो है इसके दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज़ कर गया है। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता जितना ये वाला न्यूक्लियस इस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इनका डिस्टेंस कम है। और दूसरा ये कि दरमियान में शेल्स कम हैं और इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शील्ड नहीं कर रहे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। जबकि इस केस में क्या हो जाता है, एक तो साइज़ ज़्यादा है, जब साइज़ ज़्यादा है तो डिस्टेंस दोनों एटम न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, इनकी अट्रैक्शन कम हो गई है, इसलिए अब इस इलेक्ट्रॉन को ईजीली निकलवाया जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन को ईजीली निकलवाया जा सकता है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और जब एटम का साइज़ स्मॉल होगा तो इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलवाना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एटॉमिक रेडियस यानी साइज़ का तो ये इफ़ेक्ट हो गया। सेकंड आ जाता है न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन नंबर, यानी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं या न्यूक्लियर चार्ज कितना है। जितना ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है, या सिंपल कह लें जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता जा रहा है। एटॉमिक नंबर जो है वो पीरियड में भी इंक्रीज़ करता है और ग्रुप में भी इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज़ करता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ करता है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस तरह न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ करने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। आप सिंपली इसको याद रखने के लिए इस तरह कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी रेडियस स्मॉल होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, रेडियस लार्ज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का और आयोनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकलवाना फिर मुश्किल हो जाता है। थर्ड आ जाता है शील्डिंग इफ़ेक्ट या शील्डिंग इफ़ेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इफ़ेक्ट जितना ज़्यादा होता जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होती जाती है। क्योंकि शील्डिंग इफ़ेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इफ़ेक्ट जितना ज़्यादा होता जाता है वो साइज़ से ज़्यादा होता जाता है, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जा रहे हैं, शेल्स ज़्यादा आते जा रहे हैं, यानी शील्डिंग इफ़ेक्ट की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में अट्रैक्शन कम हो गई है। जब अट्रैक्शन कम हो गई है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकलवाना ईजी है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लास्ट पे यहाँ पर जो इफ़ेक्ट आ जाता है दैट इज़ नेचर ऑफ ऑर्बिटल। 4 तरह के ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, एस, पी, डी और एफ। इन ऑर्बिटल्स की नोयत पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी। एस में से अगर इलेक्ट्रॉन आप एस में से निकलवा रहे हैं, पी में से निकलवा रहे हैं, डी में से निकलवा रहे हैं या एफ में निकलवा रहे हैं, चारों का डिफरेंट होगा। एस स्फेरिकल होती है उसकी शेप और वो क्लोजली उसकी पैकिंग जो है वो न्यूक्लियस के साथ क्लोज होती है, तो इसलिए एस में से निकलवाना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। और इसी तरह ये चेंज होता रहता है ऑर्बिटल की नेचर चेंज होने से। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है इसके, पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से चेंज होती है और ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से चेंज होती है। सबसे पहले पीरियड्स में देख लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो हमारे पास पीरियड्स हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस।
साइज़ डिक्रीज़ करने के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। जैसे ये चीज़ मैंने पहले भी आपको दिखाई है कि एक स्मॉल साइज़ वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ होता है, क्योंकि उनका डिस्टेंस कम होता है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाना मुश्किल होता है जब एटम का साइज़ स्मॉल होता है। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ करता है, इसलिए लेफ़्ट से राइट की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ करती है। और ये चीज़ हम पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है कि जब जब भी कोई पीरियड स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे जैसे पीरियड में हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वो शेल कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द पीरियड वो शेल कंप्लीट हो चुका होता है। तो इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्टार्ट से एंड तक पीरियड पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और पीरियड के कंप्लीट होते होते न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जा रहा है, जिसकी तरह वजह से शेल भी श्रिंक करता जा रहा है, साइज़ डिक्रीज़ करता जा रहा है। और साइज़ जब डिक्रीज़ कर जाता है तो उस डिक्रीज्ड साइज़ वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए। दैट्स वाई व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज़। ग्रुप्स में देखते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। और जब साइज़ इंक्रीज़ करता है, लार्ज साइज़ वाले एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना इजी हो जाता है, क्योंकि उनका डिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है। न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकलवाना इजी हो जाता है। कम एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है। और यहाँ पर एक सेकंड चीज़ आ जाती है, शील्डिंग इफ़ेक्ट। पहले देख लेते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। डिक्रीज़ इन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस and valence electrons due to the presence of intervening electrons is called shielding effect। और साइज़ इंक्रीज़ करने के साथ साथ ये इंक्रीज़ करता है, क्योंकि टॉप से बॉटम की तरफ हर बार नया शेल आता जा रहा है। नंबर ऑफ़ शेल जब इंक्रीज़ करते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स शील्ड का काम कर रहे हैं, ढाल बन जाते हैं आखिरी जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में और न्यूक्लियस के दरमियान में। इस तरह से उनकी अट्रैक्शन कम हो जाती है, न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर निकलवाना ईजी हो जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती जाती है। शील्डिंग इफेक्ट पीरियड के अंदर नहीं होता, सिर्फ ग्रुप्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट ऑपरेट करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करने के बाद, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेने के बाद, अब हम हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हायर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? पहले हमने जो स्टडी की है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, दैट इज़ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के बाद यूनी पॉजिटिव आयन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करवाना है तो उस टाइम जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इसकी डेफिनेशन हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की देखते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैग्नीशियम है, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन पहले निकलवा लिया हुआ है, अब वो Mg पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया है, यूनी पॉजिटिव आयन। इसमें से अब हमने जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो अब ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव। अब जो हमें एनर्जी देनी पड़ी है वो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, और आप देख सकते हैं कि अब ये ज़्यादा है। पहले जो थी वो 700 के फिगर में थी, 738 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी हमें पहले चाहिए थी जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया था। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हमें
1450 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी देनी पड़ी है, तब जाकर हम इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलवा पाए हैं। पहले भी एक इलेक्ट्रॉन निकलवाया था, अब भी एक इलेक्ट्रॉन ही निकलवाया है, लेकिन एनर्जी ज़्यादा क्यों देनी पड़ी है? क्योंकि अब Mg पॉजिटिव आयन था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, न्यूक्लियर जो चार्ज था, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो ज़्यादा हो गया था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया हुआ था। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम बचे थे, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज ने अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से इसका साइज़ भी कम हो गया। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसकी निस्बत उसका आयन जो है उसका साइज़ कम होता है, कैटायन का साइज़ स्मॉल हो जाता है, क्योंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए अब इसके जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स थे Mg पॉजिटिव के, उसको न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ था। उन इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाना पहले वाले इलेक्ट्रॉन की निस्बत डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए अब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी उनको निकलवाने के लिए, दैट इज़ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, जब दो इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, तो उस टाइम जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, दैट इज़ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेकेंड वन इज़ कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और मैग्नीशियम के केस में ये हो गई है 7730 किलो जूल पर मोल, और अब ये बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले 738 थी, दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकलवाया वो डबल हो गई, 1450 हो गई, और अब थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये 7000 पे चली गई है। तो थर्ड वाली बहुत ज़्यादा है, सेकंड वाली और थर्ड वाली में गैप बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि नॉर्मल कंडीशंस में ये तीसरे वाला इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के केस में नहीं निकलवाया जा सकता, यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यानी इसकी वैलेंसी 3 नहीं हो सकती है। अगर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी ईजीली निकल जाता, वहाँ पर अगर वो 1450 थी, 2000 में ये 3000 में उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती, तो फिर हम कहते कि तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इजीली निकलवाया जा सकता था। लेकिन अब ये 7000 में चलेगी, इसका मतलब है मैग्नीशियम के केस में तीसरा इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकलवा सकते, मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो 2 ही होगी। इसलिए हमें मोस्टली Mg2 पॉजिटिव आयन नज़र आता है, Mg3 पॉजिटिव आयन हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये जो चीज़ है ये भी हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, वैलेंसी जो है उसको भी देख सकते हैं एटम की कितनी है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से हम उसकी वैलेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर दो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ के दरमियान में गैप ज़्यादा हो तो। और एक चीज़ अभी हमें यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलवाते जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन निकलवा चुके हैं तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, थर्ड निकलवाने के लिए उससे भी ज़्यादा, फोर्थ के लिए और ज़्यादा एनर्जी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वी आर रिमूविंग इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। इसका रीज़न वही है कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है और फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी से हम मेटालिक कैरेक्टर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेटल्स की डेफिनेशन क्या होती है? जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देती हैं वो मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल्स की डेफिनेशन होती है जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करती बल्कि गेन करती हैं, वो नॉन मेटल्स होती हैं, और जिनके अंदर ये कैरेक्टर जो है वो इंटरमीडिएट होता है, इक्वल होता है, वो लूज़ भी कर सकती हैं और गेन भी कर सकती हैं, उनको मेटलाइट्स कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ एन इंडेक्स टू मेटालिक कैरेक्टर, यानी मेटालिक कैरेक्टर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एलिमेंट्स हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जीज आर मेटल्स। आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने का मतलब ये है कि ईजीली इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाया जा सकता है, तो वो मेटल्स होंगी, और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वो नॉन मेटल्स होंगी, और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ इंटरमीडिएट होती हैं, ना ज़्यादा होती हैं ना कम होती हैं, उनको हम मेटलाइट्स कहेंगे। और वैलेंसी वाली बात जो मैंने डिस्कस की है कि अगर गैप्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान गैप ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि उस एलिमेंट की वैलेंसी 1 है। अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान गैप ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि उस एलिमेंट की वैलेंसी 2 है। तो इस तरह से वैलेंसी इससे
आयोनाइजेशन एनर्जीज़ के गैप से हम वैलेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं।